मैं कम इन सर। नमस्ते सर। आपके इंटरव्यू की शुरुआत फॉर्मल स्ट्रक्चर से की जाए या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर से? फॉर्मल माने आपका डेफ, वही चीज़ें जो एक सामान्य, आप 2 बार इंटरव्यू फेस कर चुके हैं यूपीएससी में, इसलिए पूछ रहा हूँ कि उसी परंपरागत पूछा जाए या गैर परंपरागत चीज़ों से शुरुआत की जाए? वेयर यू फील कंफर्टेबल? सर मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, जैसा आप ठीक समझे सर। अपनी ज़िंदगी में परंपराओं का कितना स्थान पाते हैं आप अपने विकास में, अपने देश की संस्कृति में, या अपने लेवल पे आपने देखा कि जो ट्रेडिशन होते हैं, परंपराएं होती हैं, वो कितनी सकारात्मक होती हैं? सर काफ़ी हद तक परंपराओं का सकारात्मक योगदान रहता है। जैसे कि सर मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। इंडियन कल्चर में एक परंपरा है कि जो वृद्धों का सम्मान करना, तो इस कारण से सर इंडियन कल्चर में जो वृद्धाश्रम है वो कम दिखाई देते हैं, क्योंकि वृद्धों को जो मानसिक सपोर्ट है वो फैमिली के थ्रू मिलता है। उसके अलावा सर अन्य कई स्तर पर, जैसे जो संयुक्त परिवार की परंपरा है, या फिर अपने मूल्यों के स्तर पर कई भारतीय में सहिष्णुता का मूल्य है, ये परंपराएं सर भारत के विकास में काफ़ी योगदान देती हैं सर। लेकिन एक सामान्य परसेप्शन मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्निज्म में ये भी कहा जाता है कि परंपराएं हमारे विकास को अवरुद्ध कर देती हैं और एक क्लैश को जन्म देती हैं, क्योंकि जो युवा है, जो जनरेशन है, वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन परंपराएं, मूल्य उसको रोकते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? सर परंपराएं एक तय मानक के हिसाब से, बहुत वर्षों के जो नियम चलते आ रहे हैं उसके हिसाब से विकसित होती है। आज का समय वैश्वीकरण का है, जिसमें बदलाव और परिवर्तन बहुत तेज गति से हो रहे हैं। इसमें इंफॉर्मेशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन सर इसमें परंपरा को बाधक के तौर पर, हम परंपरा में अगर निश्चित सुधार करें तो वो अधिक महत्वपूर्ण होगा, बजाय कि सारी परंपराओं को तोड़ देने के। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि परंपराएं बाधक है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि परंपरा के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का कोई भी स्थान नहीं है। जैसे साहित्य की बात करें तो जो टी.एस. इलियट या नवशास्त्रवाद हैं, वो कहते हैं कि परंपरा से बढ़कर कुछ भी स्थान नहीं है। अच्छा, अब आप अपना परिचय दें बोर्ड को, जिस पे हम आपका इंटरव्यू और आगे बढ़ाएं। सर मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैं राजस्थान के गांव तेंडियम, जिला श्रीगंगानगर के एक कृषक परिवार से संबंध रखता हूं। मैंने अपना स्कूलिंग और ग्रेजुएशन पास की तहसील से शारदा कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, जो कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंडर आता है, वहाँ से किया है। मेरे विषय पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर थे। उसके बाद में सर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के साथ में की, और उसमें सर पहले प्रयास में 2018 में मैंने IRTS को ज्वाइन किया। 19 में सर मैंने स्विच करते हुए इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस को ज्वाइन किया, और अभी सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और मैं आपके सामने हूँ सर। अच्छा, अभी रशिया से भारत की S-400 की डील चल रही है, और बहुत सारे अमेरिकी दबाव या अन्य प्रेशर के बावजूद हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप पहले तो ये बताइए कि S-400 आने से भारत को ऐसा क्या लाभ होने वाला है कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अमेरिका से उसको मिल रही हैं, उसके बावजूद वो अपनी ऑटोनॉमी को लेकर चलना चाहता है, और कितने का ये डील है S-400? सर डील का एग्जैक्ट अमाउंट अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। और S-400 से सर कुछ बेनिफिट होंगे कि सर S-400 है वो स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक है, जो कि मिसाइल डिफेंस तकनीक के तौर पर काम करता है। इससे सर 2 फ्रंट में, अमेरिका और चाइना में, हम जो एयर स्ट्राइक्स है उनसे बच सकते हैं। उसके अलावा नॉन कन्वेंशनल हाइब्रिड वारफेयर में, जिसमें ड्रोन का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है, S-400 तकनीक ड्रोन के विरुद्ध भी बहुत अधिक प्रभावी साबित हुई है। उसके अलावा सर S-400 अगर हम लेते हैं तो भविष्य में S-500 लेने की संभावनाएं हमारी प्रबल होगी। अमेरिका कह रहा है कि मैं तुम्हारा हर जगह साथ दे रहा हूँ, क्वाड तुम्हारे लिए हमने बनाया, ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर, और परमानेंट मेंबरशिप से लेकर हर जगह साथ खड़े हैं। आज हम तुम्हारे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं इस साल से। हमारा थॉड ले लो। आप जानते होंगे अमेरिका का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है थॉड, उतना ही सोफिस्टिकेटेड माना जाता है। फिर भी हम थॉड नहीं ले रहे हैं। अगर हम अपनी सुरक्षा से कहीं समझौता नहीं कर रहे हैं, अमेरिका का साफ कहना है कि जब आपको ऐसी चीज़ हम दे रहे हैं तो आप रशिया के साथ क्यों जा रहे हो, आप हमसे ही लो। थॉड और S-400 के कंपैरिजन के साथ इस जो कमेंट है उसको एनालाइज कीजिए। सर थॉड और S-400 का बिल्कुल माइनर कंपैरिजन तो सर मैं नहीं कर पाऊंगा, इस मामले में अपडेट नहीं रख पाया हूँ। लेकिन सर S-400 के बारे में कहा जाता है कि आज तक मिसाइल डिफेंस तकनीक में S-500 को छोड़ें तो ये सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट है। दूसरा सर, अच्छा, कहीं प्रैक्टिकली इसने प्रयोग किया है S-400?
अभी AS400 का किसी जगह पर किसी उसमें प्रैक्टिकल प्रयोग हुआ है कि हम ये जान पाए कि नहीं ये सही में बहुत बेहतर है, हमें इधर जाना चाहिए? सर टेस्टिंग के तौर पे इस्तेमाल हुआ, प्रैक्टिकल प्रयोग के बारे में सर मुझे अभी जानकारी। सीरिया के बारे में जानते हैं आप? जी सर। सीरिया में इसका प्रैक्टिकल यूज हुआ। थैंक यू सर। अच्छा, फिर बताइए, तो जब अमेरिका कह ही रहा है इसके आसपास हैं और वो हर जगह आपको सुविधाएं दे रहा है, फिर भी हम AS400 पे क्यों हैं, या रशिया के साथ क्यों हैं? सर हम इसके एक मुख्य कारण सर आर्थिक कारण है। अगर कोई चीज़ हमें सस्ते दाम पर मिल रही है तो सर मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को महंगी तकनीक खरीदनी चाहिए, और जबकि जो सस्ते दाम पर मिलने वाली तकनीक है वो सबसे अत्याधुनिक है। अगर मैं कहूँ उतने ही दाम पे मिल जाएगा तो? सर उतने दाम पे मिले तो हम सोच सकते हैं अमेरिकी तकनीक के बारे में भी, और इस मामले में सर हम पूरी तरह से रणनीतिक स्वायत्ता को फॉलो कर रहे हैं कि हम किसी भी देश के दबाव में आकर उसके साथ डील नहीं करेंगे। जो भारत की ज़रूरतें होगी, जो भारत के आर्थिक संसाधन है, उसके आधार पर हम लोग डील करेंगे सर। अच्छा, भारत को अगर इस समय देखा जाए, खासकर कोविड और कोविड के बाद, जी सर, तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि जब से कोविड एरा और अब पोस्ट कोविड एरा मान लें, तो इसमें भारत के समक्ष 3 सबसे बड़ी चुनौतियां आपको क्या दिखती हैं जिससे शॉर्ट टर्म में हमें आगे निकलना होगा? माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता हूँ सर प्रश्न का। 2019 से 2022 अप्रैल तक ऐसी कौन सी चीज़ें हुई हैं भारत के समक्ष, जो चुनौतियां आई हैं, 3 चुनौतियां, जिसको लगता है कि थोड़े ही समय में हमें इससे बाहर निकलना होगा, नहीं तो हमारे जो क्रेडिबिलिटी है, जो हमारा डेवलपमेंट है, या जो हमारी डिग्निटी है, वो प्रभावित होगी? 3 चैलेंजेस। सर पहली चुनौती जो सप्लाई चेन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके स्तर पर हमें बहुत अधिक अच्छे तरीके से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है वो विकसित देशों की तुलना में भारत की काफ़ी कम है, और इस स्तर पर हमें प्रयास करना होगा। दूसरा सर, हेल्थ के स्तर पर हमें और अधिक आगे बढ़ना होगा। जिस प्रकार से सेकेंड वेव में अत्यधिक जान माल की हानि हुई थी और हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी नुकसान हुआ था, तो हेल्थ के स्तर पर हमें सर इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ना होगा। और तीसरा सर, जो डिजिटल एजुकेशन का या डिजिटलाइजेशन का स्तर है, उसके स्तर पर जो साइबर सिक्योरिटी के अलावा डिजिटलाइजेशन को हमें और अधिक तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा। चलिए, इस समय का मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी की बात आते ही हमें सिखाया जाता है कि बड़ी वाइब्रेंट रही है, पुराने समय से रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत सारे शब्द कहे, लेकिन जब इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है तो एक शब्द जोड़ा गया, डेमोसाइड। आपने पढ़ा है डेमोसाइड? सॉरी सर, इस शब्द कहा गया कि लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है भारत में, स्वतंत्रताएं नहीं है अभिव्यक्ति की, और खासकर डिजिटली जो हम कहें ऑनलाइन जो एक्सप्रेशन है उस पर काफ़ी बैन है। इन सबको देखते हुए आप भारतीय लोकतंत्र को कहाँ देखते हैं? सर मैं भारतीय लोकतंत्र को एक संक्रमणशील अवस्था में देखता हूँ, जो कि निरंतर परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। हमारे संविधान में जिन मूल्यों को बनाया गया वे अपने समय के स्तर से काफ़ी आगे के मूल्य थे। जहाँ विकसित देशों को बहुत से साल लगे पूर्णतः लोकतंत्र की तरफ आने में, वहाँ भारत का संविधान अपनी आज़ादी के साथ ही नागरिकों को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। और इस स्तर पर सर मुझे लगता है कि भारत का जो डेमोक्रेसी है वो कुछ बाधाओं के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। अभी परंपरा की बात हो रही थी, कुछ उसमें मुझे समझ में आया। पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट रहे हैं। जी सर। तो जब हम अपना मूल कर्तव्य पढ़ते हैं तो उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का, तो प्रथा बाधक होती है या परंपरा बाधक होती है? अगर परंपरा बाधक होती तो वहाँ लिखा रहता ऐसी परंपराओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। सॉरी सर, इसके बारे में मैं सोच नहीं पा रहा सर अभी। क्रिप्टो अभी चर्चा में है। इस रिस्पेक्ट में भी हमारे फिनांस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है, जानते हैं उसके बारे में क्या भी उन्होंने कहा है? अच्छा, क्रिप्टो का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है ये बताइए। सर क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा ये है कि डिजिटली अवेलेबल है, सबके पास इस मुद्रा तक जाने का स्रोत है। दूसरा सर ये है कि इससे ट्रांजैक्शन है वो सुगमता से और इजीली हो सकते हैं। तीसरा सर, इसमें जो हार्ड करेंसी की तरह जो थेफ्ट, स्टोलन जैसी समस्या नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इसके नुकसान भी हैं कि सर जो क्रिप्टो पर किसी भी केंद्रीय बैंक का नियंत्रण नहीं है। बिना रेगुलेशन के इससे जो ब्लैक मनी, जो कई प्रकार के अपराध हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सकता है सर। अच्छा, इस पर अभी फिनांस मिनिस्टर ने कहा था कि इस पर टैक्स लगेगा। जी सर। तो अगर किसी चीज़ पर टैक्स लगा दिया जाता है इसका मतलब होता है कि वो चीज़ वैलिड हो गई। तो क्या क्रिप्टो करेंसी को वैलिड मान लिया जाए? नहीं सर, इसके बारे में ये मत है कि अभी तक ना तो इसको वैलिड माना गया है, ना ही इनवैलिड किया गया है। इसी रेस्पेक्ट में परसों हमारे फिनांस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया है।
बता सकते हैं कुछ, उसको देखा है आपने? सॉरी सर, मैं इस स्टेटमेंट से अपडेट नहीं कर पाया सर। मैं कबीर की बात की आपने, निराला की बात की, मैं उसमें तुलसी को भी जोड़ लेता हूँ। कबीर, निराला और तुलसी तीनों के राम में क्या अंतर है? हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हैं। सर, कबीर के राम निर्गुण राम है। वो कहते हैं कि दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो वो राम का निर्गुणीकरण कर देते हैं। सर, तुलसी के राम है वो सगुण राम है। नहीं, उनके व्यवहार में, उनके कैरेक्टर में क्या अंतर दिखाई देता है? निगुणी सगुणी तो बहुत हल्का उसका विवेचन हो जाएगा। सर, कबीर ने राम का कोई भी विशेषताओं का वर्णन न करके सिर्फ ब्रह्म की उपासना करने के लिए उसको राम का सगुणीकरण किया, ताकि लोगों को ये समझ आ सके कि ईश्वर का प्रतिरूप क्या होगा। तुलसीदास जी के राम है वो सगुण राम है। उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है, राम राज्य की संकल्पना की है। वहीं निराला आधुनिक कवि हैं, उन्होंने राम का ईश्वरीकरण करके उनमें मानव जैसी गुणों को भरकर राम के माध्यम से स्वतंत्रता की कल्पना की है। आजकल एक सब चर्चा में जीरो नेट कार्बन एमिशन, क्या है ये? सर, जीरो नेट कार्बन एमिशन से तात्पर्य है कि हम किसी भी इंडस्ट्री में अगर उत्सर्जन कर भी रहे हैं तो उसमें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज इतना करें कि जो एक प्रकार से जीरो नेट हो जाए, कि ना तो हम उत्सर्जन कर रहे हैं और जो उत्सर्जन कर रहे हैं उसको हम लोग कैप्चर करके स्टोर कर रहे हैं। भारत सरकार ने कुछ प्रतिबद्धता जाहिर की है इसके प्रति, कब तक के लिए कहा है? सर, 2070 तक हम लोग जीरो नेट कार्बन एमिटर। कई लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये अभी की जो हमारी डेवलपमेंट ग्रोथ रेट है और जो बाकी समस्याएं हैं, तो हमने प्रतिबद्धता थोड़ा पहले जाहिर कर दी है। हमें अपने डेवलपमेंट इश्यूज को देखते हुए, हमारी समस्याओं को देखते हुए करना चाहिए था। इसे थोड़ा सा मतलब 10 साल 20 साल और 2090 के आसपास अगर हम करते तो ज़्यादा बेहतर होता। सर, जो विकास का मुद्दा है सर, उसमें इन्वायरमेंट डेवलपमेंट भी एक मुद्दा है कि हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। सर, एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगा कि जैविक कृषि का जो क्षेत्र है उसमें सर, अगर हम जैविक कृषि को बढ़ावा देते हैं तो उसके उत्पाद महंगे होते हैं। उससे सर किसान और उपभोक्ता दोनों को लाभ होता है। किसान को आर्थिक लाभ होता है, उपभोक्ता को स्वास्थ्य लाभ होता है। तो ये एक प्रकार से पर्यावरण के साथ में मिलकर विकास का उदाहरण है। तो इस मॉडल को आगे बढ़ाना चाहिए और मुझे लगता है कि 2070 तक का समय पर्याप्त है और हम इस तक हमारे विकास मॉडल को भी आगे ले जाएंगे सर। अच्छा, ऐसी वर्तमान स्थिति में जेलेंस्की साहब को 10 में से नंबर देने हैं, आप कितने नंबर देंगे? सर, मैं 7 नंबर उनको दूंगा। क्यों? सर, 3 नंबर जो मैंने उनके लिए रखे हैं वो इस बात के लिए रखे हैं कि जो अभी जो डायलॉग्स की बात कर रहे हैं वो शायद उन्होंने पहले प्रोएक्टिव स्तर पर डायलॉग और डिप्लोमेसी के स्तर पर प्रयास करते तो शायद इस प्रकार का विभत्स युद्ध ना होता। थैंक यू कैन गो। थैंक यू सर।